नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस चैनल में। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड की यात्रा की तरफ। हमारा जो रुझान है वो इसी तरफ चल रहा है। तो बिहार बोर्ड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 10वां पार्ट, यानी कि 9 पार्ट तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो आया है 10वां पार्ट, जिसका नाम है झूठन, और जो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उनके संघर्षपूर्ण जीवन, जो उन्होंने भेदभावपूर्ण जो समाज था, उस भेदभाव की जो टीस थी, जो यातना थी, जो उन्होंने सहन की, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने समाज के इस दकियानूसी रिवाज के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो है सिर्फ उनका जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में छुआछूत की एक बीमारी थी। ठीक है, बीमारी कहेंगे हम उसे, क्योंकि मानसिक हमारे समाज के लोगों के अंदर मानसिक एक जो बात ठनी हुई थी पहले कि कोई फला व्यक्ति है, वो नीची जाति का है या जो निम्न जाति का है, दलित वर्ग का है, उसको वो अगर छू लेता है तो हम अछूत हो जाते हैं। तो इस तरह की विचारधारा जब वाल्मीकि जी थे, जब वे बचपन में अपना जीवन शुरू कर रहे थे, यानी कि अपना शैक्षिक जीवन वे शुरू करने वाले थे, उस समय उन्होंने देखा कि उनकी जाति के कारण उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है, उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, कितनी असमानताएं हर क्षेत्र में उनके लिए असमानता व्याप्त थी। ठीक है, तो उनके लिए ही नहीं, जितने भी दलित वर्ग के व्यक्ति थे वे सभी इस असमानता से होकर गुजरे थे। ठीक है, तो इस असमानता को दूर करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और उसके बाद में देखिए जो हमारा अनुच्छेद 15 है वो पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद तो धीरे धीरे इनको कई प्रकार के ऐसे अधिकार दिए गए, कई ऐसे आरक्षण दिए गए, जिसके कारण आज इनका जो रहन सहन है या फिर जो जीवन स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, आज किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार की जातिगत छुआछूत की कोई मानसिक बीमारी नहीं है किसी के अंदर। ठीक है, तो देखा जाए तो आज हमारा देश इस छुआछूत की जो गंदगी थी उससे कहीं हद तक ऊपर उठ गया है। तो इसी को लेकर आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इनका जीवन परिचय, वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जीवन परिचय हम पढ़ेंगे और जानेंगे उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। यहां हम लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय के अंदर वही जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, ठीक है, जीवन में उन्होंने किस प्रकार कौन कौन से सम्मान प्राप्त करे, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रश्न उत्तर आते हैं तो इनके अंदर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पेपर में, आपके परीक्षा पर पेपर में जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अगर आपको याद है तो आप किसी भी तरह से महानिराश नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलते हैं हम उनके जन्म की तरफ। उनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, 50 ईस्वी में। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था। और जो जन्म स्थान है वो है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा स्थान है बरला गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। माता पिता थे मकुंदी देवी और छोटन लाल। इनके मकुंदी देवी उनकी माता और छोटन लाल इनके पिता का नाम है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, यानी कि अक्षर ज्ञान से मतलब ये है, अक्षर ज्ञान से मतलब ये है कि जब भी कोई बालक छोटा विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर वो क्या सीखता है, अक्षर ज्ञान सीखता है। तो उनके लिए अक्षर ज्ञान सीखना कितना भारी रहा था ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे वाले और बिना टाट चटाई वाले स्कूल से हुआ। ठीक है, खुले यानी कि
सेवकराम मसीही थे, जिनका जो विद्यालय था, छोटा सा विद्यालय क्या कहेंगे, वो शिक्षा देते थे लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते थे। तो वो जो वातावरण वो कैसा था, उसका बिना खुला हुआ था, किसी प्रकार की कोई दीवारें नहीं थी, बिना कमरे वाला, क्योंकि कोई कमरा नहीं था, बस एक टाट का हो सकता है, एक छत बना हुआ हो, और बिना टाट चटाई वाला स्कूल, सिर्फ जमीन पर बैठकर अक्षर ज्ञान लिया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। बेसिक जो आधार होता है, उस बेसिक प्राइमरी स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया और 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से पास की उन्होंने, ठीक है। बरला से ये उत्तीर्ण हो गए 11वीं कक्षा में, तो ये उत्तीर्ण हो गए 11वीं तक तो, लेकिन 12वीं कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन वो 11वीं तक तो देखिए उन्होंने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन 12वीं कक्षा में वे फेल हो गए, ठीक है। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, देहरादून में है, वहाँ उन्होंने दाखिला लिया। यानी कि 11वीं कक्षा तक तो उन्होंने बरला से उत्तीर्ण की। उसके बाद 12वीं कक्षा में जब वे यहाँ आए तो वे फेल हो गए। फेल होने के कारण उन्होंने बरला को छोड़ दिया और डीएवी कॉलेज जो इंटरमीडिएट कॉलेज है वो देहरादून में है, वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही, मतलब कई वर्षों तक उनकी पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार से बाधा आती रही, ठीक है। लेकिन वे फिर भी किसी प्रकार से रुके नहीं, उन्होंने संघर्ष प्रारंभ रखा। शिक्षा उन्हें लेनी थी किसी प्रकार से, भले ही वे फेल हो गए लेकिन वे कभी भी हारे नहीं, वे फिर से आगे बढ़े और फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई न कोई कॉलेज में दाखिला लेना शुरू किया। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो डीएवी कॉलेज से उन्होंने, देहरादून में जो है वहाँ से उन्होंने 12वीं की कक्षा पास कर ली। 12वीं की कक्षा जो थी वो परीक्षा वो पास कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या करा, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने हिंदी में एमए किया, यानी कि हिंदी में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करी, ठीक है। आगे देखिए, वृत्ति के अंतर्गत देखेंगे तो 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। अब क्या करा भाई उन्होंने, देखिए क्योंकि वे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि गरीब परिवार के सदस्य थे, तो इतना पढ़ाई का खर्चा वे नहीं उठा पाते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, 12वीं कक्षा में ही पढ़ते पढ़ते उन्हें देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी कर ली वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा यानी कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी की। उसके बाद में देहरादून में करने के बाद में वे महाराष्ट्र आ गए वापस और वहां पर उन्होंने ड्राफ्टमैन की नौकरी की। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, ठीक है। उसके बाद एमए कर लिया। एमए करने के बाद जब महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में आने के बाद उन्होंने ड्राफ्टमैन की नौकरी की। उसके बाद क्या करा भाई, देखिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में, ठीक है, कितना बड़ा पद लिया उन्होंने। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी एक, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्य किया। यहाँ पर वे अधिकारी बन गए, ठीक है। उसके बाद देखिए सम्मान, मतलब इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कोई ना कोई रोजगार अवश्य करा। वे फालतू नहीं बैठे रहे, ऐसे खाली नहीं बैठे रहे, क्योंकि उन्हें आमदनी की आवश्यकता थी, पैसों की जरूरत थी और पैसों की जरूरत काम करने के बाद ही मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे थे, तब से ही उन्होंने अपना जो संघर्ष था पैसे कमाने का वो भी शुरू कर लिया था, नौकरियां करने का। तो उन्होंने कई प्रकार की जगह पर ऐसे कार्य करे, ठीक है। अब पुरस्कार के बारे में देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला 1993 में मिला, और परिवेश सम्मान उन्हें मिला 1995 में, जयश्री सम्मान मिला उन्हें 1996 में, और कथाक्रम सम्मान मिला उन्हें सन 2000 में, ठीक है। तो ये उनके सम्मान थे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथाक्रम सम्मान। ये इस तरह के उनको जितने भी सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, अब कृतियों की बात आती है कि कृतियां उनकी कौन कौन सी है, साहित्य के क्षेत्र में उनकी देन कौन कौन सी है, ठीक है।
झूठन जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो उनकी आत्मकथा है, यानी कि उनके जीवन में उनके साथ जो जो हुआ है, कई व्यक्तियों के द्वारा उन्होंने उनके जीवन में जितने भी संघर्ष हुए हैं वे सारे झूठन के अंदर उन्होंने आत्मकथा के अंतर्गत लिखे हैं। ठीक है। सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है। सलाम और घुसपैठिए कहानी संग्रह यानी कि कहानियों का संग्रह है ये। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सब उनके कविता संकलन है। यानी कि कविता, इतनी किताबों में इन्होंने, इतनी पुस्तकों में उनके कई कविताओं का संकलन उसमें विद्यमान है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये उनकी आलोचना है। उन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यानी कि दलितों के ऊपर जो साहित्य लिखा गया उसकी सुंदरता शास्त्र का उन्होंने आलोचनात्मक एक निबंध लिखा है कि किस प्रकार से भारत भूमि में हमारे देश के अंदर दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो कैसा है। इस प्रकार से उन्होंने समीक्षात्मक यानी आलोचनात्मक निबंध की रचना करी है यहाँ। ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। ठीक है। नाट्य संस्था जहाँ नाटकों का रंगमंच होता था, मतलब नाटकों का अभिनय होता था। ठीक है। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। अब देखिए उन्होंने ये संस्था स्थापित कर ली, नाट्य संस्था कहाँ पर स्थापित करी? महाराष्ट्र में। और क्या नाम था उसका? मेघदूत नाम की नाट्य संस्था उन्होंने स्थापित करी थी उनके द्वारा। ठीक है। और इस संस्था के माध्यम से, ये जो संस्था थी मेघदूत नाम की नाट्य संस्था, इसके द्वारा उन्होंने क्या करा? नाटकों में अभिनय के साथ साथ, पहले तो नाटक में अभिनय भी किया उन्होंने कई नाटकों में। अगर नाटक का मंचन हो रहा है और उनके द्वारा कोई कार्य किया गया है तो उन्होंने अपने ही संस्था के, जो नाट्य संस्था थी मेघदूत नाम की, उस संस्था में अपने ही जो रंगमंच था उनका, उसके अंदर उन्होंने भी अभिनय किया है। कोई न कोई नाटक में उन्होंने अभिनय किया और साथ में उसका मंचन निर्देशन भी किया है। और कभी कभी उन्होंने नाटक का निर्देशन भी किया है कि उनके निर्देशन में किसी नाटक का संचालन हो रहा है, मंचन हो रहा है। ठीक है। आगे देखिए, हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह ही हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना और भावधारा का विकास हुआ है। देखिए क्योंकि ये पंक्तियां क्यों लिखी गई है कि हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार। अब सामाजिक उभार से यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि सामाजिक भेदभाव का मूल तत्व होता है दलितों के साथ में सामाजिक भेदभाव होता था और उसकी गहराती राजनीतिक चेतना, और दलितों के इस भेदभाव को लेके कई प्रकार की राजनीति होती थी। उनको माध्यम बनाकर कई लोग ऐसे जो नेता थे वो कई राजनीतिक खेल देते थे, उनके कंधे पर बंदूक चलाकर वे अपना काम निकालते थे। तो यहाँ पर बोला है राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है। यानी कि जो भी दलित वर्ग है उनकी जो चेतना है, उनकी जो जागरूक प्रवृत्ति है, उसकी भावधारा का हिंदी साहित्य में बहुत ही विकास हुआ है। मतलब साहित्य के द्वारा भी लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे, उनका उत्थान हुआ है। क्योंकि वे पढ़कर उनके माध्यम से, यानी कि इन कहानियों के माध्यम से, आलोचनाओं के माध्यम से जब वे शिक्षा ग्रहण करने लगे धीरे धीरे, तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञात हुआ कि हमारे अधिकार क्या है। ये भेदभाव का जो चलन चल रहा है वो बहुत ही खराब चलन है, बहुत ही बेकार है, क्योंकि ये चलन उन दलितों को शिक्षा से वंचित कर रहा था, हर तरह के अधिकारों से वंचित कर रहा था। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम देखें तो दलितों के विकास की जो भावधारा है वो बहुत निरंतर से चल रही थी। ठीक है। आगे देखिए, यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। ठीक है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियां टूट रही है या ढीली पड़ रही है। किससे? जब हिंदी साहित्य के अंतर्गत दलितों के प्रति कोई बात, उनके अधिकारों के बारे में कोई साहित्य लिखा गया, या फिर उनके जो भी उनका संघर्ष हो रहा था उन संघर्ष को वहाँ लिखा गया है और उसको पढ़कर दलित लोग आक्रोशित हो गए या अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए, जागरूक हो गए हैं। तो यहाँ पर ये बात कही कि समाज में जो सामंती जकड़बंदियां थी, जो सामंतवाद की व्यवस्था चल रही थी, जिन्होंने भेदभाव को कुछ ज्यादा ही वहां पर बिठा रखा था, यानी कि भेदभाव पूर्ण वातावरण को उन्होंने ही स्थापित किया था। वे ही सामंती व्यवस्था ने ही समाज में दो प्रकार के लोगों की व्यवस्था की थी, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जो निम्न वर्ग था वो सदैव निम्न ही रहता गया और उनकी दासता का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन
समाज में सामंती जकड़बंदियां टूटने लगी और धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी, क्योंकि आज दलित भी शिक्षित होने लगा और शिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों के लिए सजग होने लगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगा। इसलिए जो सामंती व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, वैज्ञानिक परिदृष्टि, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पट्टी की समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई, देखिए कि वैज्ञानिक परिदृश्य, क्योंकि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाने लगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण जो भी असमानताएं थी उन समानताओं को अपने विचार अपने मन से हटा दिया जाने लगा। समाजवादी वैचारिक जागरण, और समाजवादी समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक वर्ग का आगे बढ़ना सही नहीं है, समाज के सभी वर्गों का एक साथ आगे बढ़ना ही समाजवादी वैचारिक, यानी कि समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, सामाजिक विकास को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, और मानवाधिकारवाद, यानी कि मानव के कौन कौन से अधिकार है, एक मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद मानव को कौन कौन से ऐसे नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है जिनके द्वारा उनको वंचित रखा जा रहा है, और आज वे शिक्षित होने के कारण अपने मानवाधिकार के बारे में वे जागरूक हो गए हैं कि प्राकृतिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं अधिकारों को आज वे लेना चाहते हैं। जो दलित वर्ग है उनके भी तो कई अधिकार थे, उन्हें भी तो प्राकृतिक तौर पे अधिकार मिले थे, तो क्यों उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पट्टी की समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। जो भी सामंती व्यवस्था के लोकतंत्र के अंतर्गत, क्योंकि हमारा देश आज लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होने के नाते ये जो सामंती व्यवस्था चल रही थी जिसमें भेदभाव, सामाजिक भेदभाव का बहुत बड़ा जकड़न था, वो जकड़न अब धीरे धीरे टूट रहा है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल जड़ से आमूल परिवर्तन, आमूल रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जड़ से परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छे से ये बदल रही है। ठीक है, आगे देखिए, उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबरकर समता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। यानी कि देखिए, जो व्यवस्था है वो बदल रही है और उसे जो मध्ययुगीन उस समय था जब ये जो भेदभाव की व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा जगड़ गई थी। इसने समाज को चारों तरफ से अपने बंधों में बांध लिया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो उच्च नीच, ये जो वर्गों है, ये जो जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में विभाजित मध्ययुगीन काल में हुई थी। तो मध्ययुगीन की जो व्यवस्था थी वो आज आधुनिक काल में आते आते अपना जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खोती जा रही है। और खोने का कारण यह है कि सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है, लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, नैसर्गिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए जो भी मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था थी आज वो धीरे धीरे समाप्त सी होती जा रही है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित, उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। अब यहाँ देखिए, बताया है लेखक के विचारों से बताया है कि जो भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में दिखाई देने वाले भेदभाव थे, ठीक है, जो लिंग आधारित थे, यानी कि पुरुष और महिला के बीच में, पुत्र और पुत्री के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव किया जाता था, उच्च जाति निम्न जाति के बीच में जो भेदभाव किया जाता था, ठीक है, उन सभी के विरुद्ध जो बातें हैं, यानी कि कोई संप्रदाय है, किसी भी कोई धर्म के रूप में जो भेदभाव किया जाता था, आदि के विभेदों के विरुद्ध कई आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के फलस्वरूप आज समाज में इस तरह की समाजवादी समानता का व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्रकार से किसी संप्रदाय को अलग नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसमें पंथ निरपेक्षता का एक बहुत बड़ा गुण है कि अगर हम विशेषता देखें, हमारे संविधान की विशेषता देखें तो पंथ निरपेक्षता का मतलब यानी कि हमारा जो राज्य है वो सभी धर्मों को समान करने वाला है, उन सभी धर्मों को एक समान रूप से देखने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से सांप्रदायिक जो भेदभावना थी वो सारी समाप्त हो गई। सामाजिक भेदभाव जो भी था वो सारा समाप्त हो गया। उच्च वर्ग निम्न वर्ग इस तरह की कोई धारणा नहीं रही है।
लैंगिक भेदभाव था जो लड़का और लड़की के बीच में किया जाता था वो समाप्त हो गया है। इस तरह से सारे ही भेदभाव आज हमारे देश में कई हद तक धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग शिक्षित हैं। इसलिए अगर भेदभावों से अगर हमें दूर रहना है, दूर हटना है, तो सबसे पहले इस समाज को शिक्षित करना आवश्यक है। अगर शिक्षित नहीं किया तो किसी भी हद तक आप समाज को इन सामाजिक बुराइयों से दूर नहीं कर सकते हो। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है, एक बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, आगे देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। क्यों है? क्योंकि वे खुद भी दलित वर्ग से थे। ठीक है, दलित वर्ग से थे, इसलिए उन्हें पता है कि दलितों को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, उनका किस प्रकार शोषण होता है। हर क्षेत्र में देखिए, उस समय की बात है, मध्ययुगीन की बात है, जब हर क्षेत्र में दलितों के साथ सच में दुर्व्यवहार होता था, सच में उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। उनको समानता का अधिकार नहीं था, सभी लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनके साथ उनको खाने का अधिकार नहीं था, उनके साथ उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। मतलब किसी भी तरह से वे दलितों को समान रूप से अपने साथ नहीं बिठाते थे। ठीक है, उनके साहित्य में महज आक्रोश प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। उनका साहित्य जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा है, वो सारा का सारा साहित्य उनके आक्रोश और प्रतिक्रिया के रूप में है। यानी कि उन्होंने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को उन्होंने लिखा है, उनके अंदर आक्रोश था, वो आक्रोश उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। ठीक है, जो भी असमानता के प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो सारी प्रतिक्रिया उन्होंने अपने साहित्य में रची है। ठीक है, उससे परे समानता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है कि किस प्रकार उन्होंने लिखा है। उनके मतलब आक्रोश और प्रतिक्रिया को एक तरफ छोड़कर उन्होंने यहाँ पर समानता, न्याय और मानवीयता के गुणों को अपने साहित्य में उकेरा है कि किस प्रकार से व्यक्ति को समानता के भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए, न्याय के सम्मत कार्य करना चाहिए और मानवीय जो मूल्य है उनको ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फार्मूलों के सहारे नहीं लिखते थे। मतलब उनकी जो लिखने की कला थी, यानी कि उनके जो विचार थे जो साहित्य में व्यक्त हुए हैं, वो किसी ताप या किसी विचारधारा के लिए शामिल होने के लिए नहीं करते थे। उनके लेखन में उनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि उन्होंने किसी को देखकर या किसी के संसर्ग में यानी कि किसी के समीप रहकर कोई रचना नहीं रची है या उनसे प्रेरित होकर नहीं रची है। उन्होंने तो स्वयं अनुभव किया है, उनके जीवन में जो अनुभव हुआ है उनके जीवन में, क्योंकि वे दलित वर्ग के थे और दलित वर्ग के होने के नाते उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ था वो दुर्व्यवहार उन्होंने अपने साहित्य को दिया है और वही उनके साहित्य का विषय है। उनके साथ जो भी हुआ है, जूटन के माध्यम से उन्होंने आत्मकथा व्यक्त करी, यानी कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था वो सारा जूटन में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से और भी साहित्य उन्होंने जो भी लिखे हैं, जो भी रचना उन्होंने करी है, अपने खुद के स्वयं जीवन के मौलिक अनुभवों के द्वारा उन्होंने करी है, किसी के संसर्ग या किसी के ताप से प्रभावित होकर नहीं करी है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्टी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। यानी कि वे सिर्फ मानवता की रक्षा के माध्यम से ही रचना करते थे। ठीक है, वे क्या करते थे, उनके अंदर जितना भी गुस्सा था, रोष का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, और आक्रोश का मतलब है क्रोधित हो जाते, मतलब उनके किसी विषय को लेकर, अधिकार को लेकर उनके जो विचार होते थे वो आक्रोश होता था, वो आक्रोशित हो जाते थे। मतलब गुस्से और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक, क्योंकि वे संवेदनशील व्यक्ति थे, संवेदनात्मक अनुभवों के साथ की भट्टी में गलाकर उनको तो उन्होंने आक्रोश और रोष को तो एक तरफ कर दिया। उनके जो दुर्गुण थे ये, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वे स्वयं खुद विद्रोही हो जाए, लेकिन वे विद्रोही न हुए। उन्होंने अपने रोष और आक्रोश को संवेदना के साथ मिलाकर एक तरफ दबा के रख लिया। लेकिन जो रचना, एक नई रचना करी है, वो ये इबारत
उनकी जो नई रचना है वो इबारत पेश करती है कि जिसका परिप्रेक्ष्य यानी कि जिसका परिप्रेक्ष्य क्या है, मानवीय परिप्रेक्ष्य है, मानवीय, व्यापक मानवीय, यानी कि मानवता के लिए, विशाल मानवता के लिए, इस संसार में जो मानव है उसके अधिकारों के लिए उन्होंने रचना रची है, उन्होंने ये कदम उठाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हुआ था उनका सारा जीवन परिचय। अब जयप्रकाश करदम थे, उन्होंने दलित समाज के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है। उन पंक्तियों को हम यहाँ पढ़ेंगे कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप है। यहाँ पर वे बोल रहे हैं कि दलित समाज की जो जाति है, उपजाति है, दलित समाज एक वर्ग है और वो वर्ग अनेक हजारों मतलब सैकड़ों जातियों में विभक्त है। कई जातियों के नाम से इनको पुकारा जाता है, जैसे वाल्मीकि है ना, जो अंबेडकर जी थे वे भी दलित समाज से बिलोंग करते थे। तो देखिए अलग अलग जातियों के नाम से ये दलित समाज व्याप्त है यहाँ पर। तो सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, यानी कि जितना अनेक विभिन्नता को लिए हुए है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप है। जितने तरीके से उनके जीवन जीने का तरीका है, उतनी ही उनकी समस्याओं के तरीके हैं। उनको अलग अलग समस्याएं सहन करनी पड़ती है। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्या है, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हर जाति की अलग अलग समस्या है, ठीक है, लेकिन उनके साथ में अभाव, यानी कि उनको अभावों के साथ जीना है, और उत्पीड़न उनके साथ जो किया जाता था, उनको जो परेशान किया जाता था, वे जितनी भी दलित जातियां हैं उनमें सामान्य थी। यानी कि सामान्य बात यही थी कि सभी दलित जातियों को उत्पीड़न और अभाव के साथ जीवन जीना है। हजारों सालों से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अब यहाँ पर जयप्रकाश करदम ये बोल रहे हैं कि अगर इनके साथ जितना भी अन्याय हुआ है, जितनी भी असमानताएं हुए हैं, जितना भी उनके साथ अपमान हुआ है, जितना उत्पीड़न हुआ है, जितनी भी उनके साथ संघर्षपूर्ण उन्होंने जीवन जिया है, या जितनी भी असमानताएं हुई है, ठीक है, जितना भी उनके साथ कुछ भी हुआ है, तो वो सारा क्यों हुआ है? क्योंकि वे अपने अधिकारों से वंचित है, क्योंकि वे अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वे अशिक्षित है। उनको अशिक्षित रखने का कारण ये है कि अशिक्षित होने के कारण वे अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं। तो इसलिए दलित वर्ग का शिक्षित होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है। तभी वे अपने वर्ग को उच्च स्थान पर ले जा सकते हैं। अपने वर्ग का जो ये शोषण हो रहा है, उस शोषण से इसको वे बचा सकते हैं। ठीक है, अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। अब क्या हुआ कि ये जो अशिक्षित थे दलित वर्ग, ठीक है, अशिक्षित होने के कारण देखिए उनका जो शास्त्रीय एक बात कही गई थी कि उनका जो शास्त्रीय विधान था कि भाई तुम्हारा ये काम है कि तुम जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हो उन लोगों की सेवा करोगे। उच्च वर्ग के व्यक्ति है, जो भी समाज है, उच्च समाज है, उन समाजों की आप सेवा करोगे, उनके दास बन के रहोगे, जीवन भर उनका झूठन खाओगे, या फिर जीवन भर उनके पहले वे कार्य करेंगे, उसके जहाँ भी कोई कार्य हो रहा है, कहीं कोई आगंतुक है या कोई भी किसी प्रकार की सामाजिक कोई क्रिया हो रही है, उस सामाजिक कर्म कांडों में आपका कोई भाग नहीं होगा। आप एक दास हो और आप एक दासी हो। उस दास और दासी के रूप में आपका जीवन चलेगा। किसी प्रकार से आप हमारे समान बैठने उठने के अधिकारी नहीं हो। तो इस प्रकार की जब ये विधान चला, ये उच्च वर्ग के लोगों ने उनके लिए जो विधान बनाया, तो उन्होंने ऐसे ही उनको मान लिया कि हाँ भाई, हम जो कार्य करेंगे वह हमारी जो नियति है, हमारा जो भाग्य है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इस दलित वर्ग में जन्म लिया है तो हमें तो ये कार्य करना है। लेकिन ये कब हुआ? क्योंकि वे अशिक्षित थे। जैसे ही इस समाज के अंदर शिक्षा का प्रसार होने लगा, धीरे धीरे ये जो दलित वर्ग के जो व्यक्ति है उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञात हुआ और उन्होंने ये जाना कि ये जो दासता का जीवन है ये हमारी नियति नहीं है, ये सामंतवादी व्यवस्था की देन है। इसलिए हमें इस सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करना है और अपने अधिकारों को लेना है। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से उनमें जितना भी परिवर्तन आया है, जितना भी दलित वर्गों के अंतर्गत जो परिवर्तन आया है, वो सारा का सारा परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है
इसका एहसास उनको नहीं हुआ। यानी कि जब तक वे अशिक्षित थे, तो अशिक्षित थे तब तक उन्हें जीवन की जितनी आवश्यकता होती है ना, कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हमें किस प्रकार से करनी है, हमारे नैसर्गिक अधिकार क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अधिकार क्या है, ये सब वे जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे। जैसे ही वे समाज शिक्षा की तरफ अग्रसर हुआ, उन्होंने अपने अधिकारों को अपने वश में करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जयप्रकाश करदम के द्वारा ये जो पंक्तियाँ लिखी गई है वे कहीं हद तक, बहुत हद तक सही है। और आज इन पंक्तियों का बहुत ही अलग से रूपांतरण हुआ है, क्योंकि आज का जो आधुनिक समय है वो किसी दलित या किसी उच्च वर्ग के क्षेत्र में नहीं है, वह तो मानव की सेवा करने के लिए है। तो ये जो असमानता का भाव है आज का हमारा समाप्त हो चुका है। तो इसी के साथ देखिए हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो उनका जो जीवन परिचय है वो हमने पढ़ा और जाना कि समाज में दलित वर्गों की क्या स्थिति होती थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने जीवन को किस प्रकार शैक्षिक स्तर पर सुधारने का प्रयास किया, असफल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस असफलता को उन्होंने अपनी ताकत बनाई और आगे चलकर कई ऐसे कार्य किए। उन्होंने कई साहित्य में उन्होंने इतना साहित्य जो उन्होंने लिखा है वो इसी समाज को लेकर लिखा है, समाज के अधिकारों के लिए, समाज के शोषण के लिए जो भी कार्य किए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किए हैं। भले ही उनके साथ संघर्ष हुआ है, भले ही उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने उस अन्याय और संघर्ष या फिर जितना भी उनके साथ उत्पीड़न हुआ था उसको उन्होंने किसी प्रकार से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और फिर जो रचा है वो साहित्य में एक अमूल्य देन है उनकी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम जूठन नामक जो कहानी है वो लेकर, उनकी आत्मकथा लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।